आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लगभग 5 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है मैथ्स का, जो कि बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लगभग 5 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है मैथ्स का, जो कि बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स में से आप मान के चलिए लगभग 1 जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, और हो सकता है 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएं आपसे। हो सकता है 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है फॉर्मेट थोड़ा चेंज भी हो जाए, लेकिन लगभग 5 नंबर का ये चैप्टर आता है। बड़ा आसान चैप्टर है, आइए समझते हैं कैसे करना है। जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा होगा, मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर भी दिया है। दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which the difference between two consecutive terms is same is called AP। कहने का मतलब ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली एक ऐसा सीक्वेंस है नंबर्स का, जिसमें कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्या हो रही हैं चीज़ें। देखो, अगर मैं और एग्जाम्पल लिख दूँ 2, 4, 6, 8, 10, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सभी नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। इनके बीच में, सभी के बीच में 1 मार्क्स कह रहा हूँ, 1 नंबर का डिफरेंस है। इन दो के बीच में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। कहने का मतलब यही है ना, ये कहता है इन विच द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि एपी वही कहलाएगी जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम होगा। कई और एग्जाम्पल भी लगते हैं, जैसे कि आप देखो 6, 12, 18, 24, है ना, 6, 12, 18, 24। आपको नज़र आ रहा होगा सभी के बीच में 6 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर ये इसको कह दिया जाएगा ये एपी है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको कह दिया जाएगा ये एक एपी है। अब ये एपी है, कैसे एपी है? क्योंकि आपको नज़र आ रहा है ना, सभी के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। सभी के बीच में डिफरेंस कितना है? 6 आ रहा है। 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसा है। अब मैं एक एग्जांपल से और समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज करो आपके पास एक बैंक अकाउंट है। अब बैंक अकाउंट में मान लीजिए बैंक अकाउंट में आपके पास 20,000 रुपये हैं। मान लिया बैंक अकाउंट में आपके पास 20,000 रुपये हैं। आप क्या करते हैं, हर साल 5,000 रुपये उसमें ऐड ऑन करा देते हैं। हर साल 5,000 रुपये उसमें ऐड ऑन करा देते हैं। अगर मान लो 2025 में आपके पास 2025 में 20,000 रुपये हैं, तो अगर 2026 में कितने हो जाएंगे आपके पास? 2026 में कितने हो जाएंगे? 25,000 हो जाएंगे। 5,000 आपने ऐड कर दिए। 2027 में कितने हो जाएंगे? 2027 में कितने हो जाएंगे? 2027 में 30,000 हो जाएंगे, आपने ऐड कर दिया। कहने का मतलब यही हुआ ना कि 5,000 जो अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है, यानी एक फिक्स अमाउंट जो है वो ऐड ऑन होती जा रही है। वही एपी है। अब इसमें कुछ और टर्म्स को जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब आपको नज़र आ रही होगी एपी है 6, 12, 18, 24। इसमें क्या करना है? इसमें देखिए, इस वाली टर्म जो फर्स्ट टर्म है इसको हम A1 नाम दे देते हैं, इसको A2 नाम दे देते हैं, इसको A3 बोला जाएगा, इसको A4 बोला जाएगा। और मान लो लास्ट टर्म ये लास्ट में एक और टर्म है, इसमें हमें ये तो नहीं पता भाई कौन से नंबर पे, ये तो नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसको nth टर्म बोल देंगे कि भाई ये हमारी nth टर्म है। क्योंकि नंबर नहीं पता ना, अगर नंबर पता होता तो हम लिख देते, तो इसे हम nth टर्म बोल देंगे। तो बेसिकली अभी जस्ट मैंने आपको अभी बताया था कि जो 2 नंबर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। जो डिफरेंस है
जो डिफरेंस है, जो इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस है, उसको डिफरेंस ना बोल के कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोल देते हैं? कॉमन डिफरेंस। और उस कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? डी से। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करा है। कहने का मतलब यही हुआ कि A1 A2 के बीच का जो डिफरेंस है वो डी हो गया। यानी अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये इन टर्म्स, देखो इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको सेकंड टर्म बोलेंगे, इसको थर्ड टर्म बोलेंगे, इसको फोर्थ टर्म बोलेंगे। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो डी जो है अगर हमें निकालना है तो आपको पता ही है भाई, डी तो सेम होएगा, तो उसमें D1 D2 देने की जरूरत नहीं है, नाम देने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, उसको जस्ट डी बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस डी होता है। तो उसको निकालने का तरीका क्या हुआ कि हम A2 में से A1 घटा देंगे, A2 में से A1 माइनस कर देंगे। अगर एक और तरीका है, A3 में से A2 माइनस कर देंगे। और एक और तरीका है, A4 में से A3 माइनस कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। बहुत आसान सा तरीका है ये। अच्छा, अब आगे एक और बात करते हैं। अब क्या होता है, कई बार एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा, वो बोलेगा कि चेक करो कि ये AP है कि नहीं है। मान लो इसी को चेक करें, इस वाला ये जो AP मैंने बनाई हुई है, इसको ही चेक करना है कि AP है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? हम डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे? हम डी निकालेंगे भाई दो तरीके से। एक बार निकाल लेंगे A2 माइनस A1 और दूसरा एक निकाल लेंगे A3 माइनस A2। अगर दोनों कंडीशन में कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आता है, अगर दोनों कंडीशन में कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो AP है। अगर मान लो डिफरेंस आता है, अलग अलग आता है, इसका मतलब वो AP नहीं है। अब मैं 4 में से 2 माइनस करूँगा, 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2 ही आएगा। 6 में से 4 घटाऊंगा माइनस करूँगा तो 2 आएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये AP है, ये AP है। तो ऐसा एग्जामिनर पूछता है कई बार 1 मार्क में। बहुत आसान सी बात है ये, तो इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और कई सारी चीज़ें कराऊंगा। पहले एक और बात बताने वाला हूँ मैं, आगे देखिए। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि nth टर्म आपने निकाल ली है 72। अब कई बार एग्जामिनर या आपकी बुक वाले NCERT वाले भी पूछते हैं। आप NCERT में देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। वो कहेगा कि आपको A और D गिवन है, A और D गिवन है। सपोज करो A आपके पास 4 दिया हुआ है और D आपको -3 दिया हुआ है। अब वो आपसे बोल देगा, आपको कहेगा कि फर्स्ट 4 टर्म्स निकालो, फर्स्ट 4 टर्म्स आप फाइंड आउट कीजिए। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। 4 टर्म्स निकालनी है। तो 4 टर्म्स कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको कंसीडर मत करना भाई। इसके लिए फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, N-1 इंटू डी, A प्लस N-1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले को अगर हम कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट 4 टर्म्स आपको निकालनी है। अगर मान लो आपको A1 निकालना है, A1 निकालना है, अब आप इससे कंपेयर करो। इसमें n की वैल्यू 1 है, इसमें n की वैल्यू 1 है, तो क्या करेंगे A प्लस 1-1 इंटू डी। इसका मतलब क्या हुआ A प्लस 0D, A प्लस 0D, या इसको केवल A भी बोल सकते हैं क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं हुई ना। अब अगर मान लो हमें A2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, A2 निकालना है, A2 निकालने के लिए हम वही पुट कर देंगे। n की वैल्यू क्या है 2, तो 2-1 इंटू डी, 2-1 इंटू डी, यानी कि ये A प्लस में 1D हो गया। आप लोग देख रहे हो ये जो सीक्वेंस बन गया, क्या हो रहा है, A1 निकालना था तो A प्लस 0D हो गया, A2 निकालना था तो A प्लस 1D हो गया, मतलब एक कम हो रहा है। तो A3 निकालना है तो मैं A प्लस में 2D लिख सकता हूँ। A4 निकालना है तो A प्लस 3D, A5 निकालना है अगर हमें तो A प्लस 4D, ऐसे निकालना हमें। अब अभी मैंने जैसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा भाई फर्स्ट 4 टर्म्स निकालो। अब मान लो आपको A3 निकालनी है, A1 A2 अपने आप निकाल लेना भाई। मैं A3 निकाल के दिखा देता हूँ। A की वैल्यू इसमें 4 है,
डी की वैल्यू इसमें -3 है, तो 2d है, तो 2 मल्टीप्लाई -3 तो कितना हो गया 4, 2 3 जा 6 -6, तो ये माइनस का 2 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, यानी A3 की वैल्यू आपकी A3 की वैल्यू -2 आ गई। ऐसे ही सपोज करो आपको A4 निकालना है, A4 निकालना है तो क्या करोगे A + 3D, तो A + 3D कैसे निकालेंगे, A + 3D कैसे निकालेंगे, A की वैल्यू है 4, D की वैल्यू पुट कर दो इसमें, D की वैल्यू पुट कर दो, ये लो 3 3 जा 9, ये माइनस का 9 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस का 9, तो 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेंगे वो भी माइनस का, तो A4 की वैल्यू माइनस का 5 आ गई। तो ये स्टोरी है आपकी। अगर आप एनसीईआरटी को कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज में लगभग ऐसी स्टोरी है जो आपको करनी है। आगे कुछ और क्वेश्चन भी है, मैं आगे कराता हूँ, पहले ये आप लोग ये उतार लीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लेते हैं कि एनसीईआरटी वाला कैसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 5.1 का फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ। कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। टैक्सी फेयर की बात कर रहा है, टैक्सी फेयर की बात करता है, कहता है टैक्सी फेयर जो है ना वो 15 रुपये 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, और नेक्स्ट पर किलोमीटर वो 8 रुपये चार्ज करता है, 8 रुपये चार्ज करता है। तो ये बताना है, क्वेश्चन में ये बताना है कि ये एपी है कि नहीं है, ये एपी फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये, फिर उसके बाद 8 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी 15 और 8 23, 23 और 8 31, 31 और प्लस 39, ये इस तरह से एपी बढ़ रही है, ये इस तरह से एपी बढ़ रही है। कहने का मतलब ये एपी है, कहने का मतलब है ये एपी है कि नहीं, इसमें ही बताना है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, कहता है एक सिलेंडर है हमारे पास, उस सिलेंडर में से आप एयर को रिमूव कर रहे हो, सपोज करो आपके पास कोई सिलेंडर है और सिलेंडर में से आप क्या कर रहे हो, एयर रिमूव कर रहे हो, लेकिन जब एयर रिमूव करते हो तो 1/4 एयर जो है वो रिमूव होती है। मान लो फर्स्ट टाइम में आपने एयर रिमूव की तो 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा, 1/4 यानी 25%, मान लो ये 4 हिस्से हैं तो इतना पार्ट जो है वो रिमूव हो गई, तो ये पार्ट तो हट गया। अब जब ये पार्ट जो है वो हट गया, इसका मतलब हमारे पास कितनी बची, रेस्ट इतनी बची, ये इतनी एयर आपके पास बच गई। अब क्वेश्चन ये कहता है कि बची हुई एयर का 1/4 जो है वो वैक्यूम से एमिट आउट करना है। तो अब ये मुझे बताओ, अगर ये 3 पार्ट बचे और मैं इसका 1/4 करूँगा तो कुछ ना कुछ कम ही तो रिमूव होएगा, कुछ ना कुछ कम रिमूव होएगा। ऐसा नहीं है कि भाई इतना ही पार्ट रिमूव होएगा, ये तो पहले जब पूरा बड़ा था हमारे पास इतना हिस्सा था तो हमारा 1/4 हुआ, मतलब रिमूव करा था हमने तो इतना हुआ। अब ये 3 पार्ट बच गए, अब इसमें से थोड़ा सा कम परसेंटेज हो जाएगी इसकी। कहने का मतलब है परसेंटेज जो है ना वो डिक्रीज हो रही है, परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आप जो रेस्ट है उसमें जो रेस्ट एयर है उसका 1/4 आप रिमूव कर रहे हो, उसका 1/4 रिमूव कर रहे हो। जो रेस्ट उसमें बची है तो सेम अमाउंट तो होगी नहीं, और जब सेम अमाउंट नहीं होगी तो उसको हम एपी कंसीडर नहीं कर सकते, उसको हम एपी कंसीडर नहीं कर सकते। हम एपी कंसीडर जब भी करते हैं जब हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है, यानी जो रिमूवल ऑफ एयर है वो अगर सेम होती तो हम कह देते कि एपी जो है ये है, वरना नहीं है। सिंपल सी बात समझ में आ गई ना। आगे देखिए, आगे मैं एक आध क्वेश्चन और बताता हूँ आपको एनसीईआरटी का। जैसे एक एग्जांपल तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। खैर क्वेश्चन नंबर 2 तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, इस टाइप का कि आपको क्या करना है, आपको ए गिवन है और डी गिवन है।
ए गिवन है और डी गिवन है। सपोज करो ये सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम कर लेते हैं, थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ए की, अच्छा थर्ड पार्ट तो मैंने ऑलरेडी सेम एज इट इज करा दिया। फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट देख लो। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ए की वैल्यू -1 है, डी की वैल्यू 1/2 है। ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2। अब ये देख लीजिए, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें 4 टर्म्स निकालनी है, 4 टर्म्स यानी कि हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, हमें सेकंड टर्म निकालनी है, हमें थर्ड टर्म निकालनी है, हमें फोर्थ टर्म निकालनी है। तो अभी मैंने आपको फाइंड आउट करने का तरीका बताया कि A1 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, a + n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा देंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया था, an = a + n-1 इंटू डी, an = a + n-1 इंटू डी। तो इसमें a + n की वैल्यू जो है वो 1 है, तो 1 - 1 0 d हो जाएगा, तो 0 d। तो a इसमें हमारे पास 1 है, प्लस 0 × हाफ जो होगा वो तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि a1 की वैल्यू तो -1 ही आ गई। ये तो आपको फाइंड आउट करने का तरीका हो गया। आपको अगर a की वैल्यू -1 गिवन है ना, तो इसका मतलब आप ये समझ लेना कि आपको a1 तो -1 ही लेना ना, जो फर्स्ट टर्म जो a की वैल्यू मतलब दी होगी वही आपकी फर्स्ट टर्म होगी। अब हम डायरेक्टली सेकंड टर्म निकालते हैं। सेकंड टर्म क्या कहती है, a + 1d, a + 1d, तो 1d, और इसमें क्या हुआ, a की वैल्यू कितनी हुई -1, d क्या दिया हुआ है हमें 1/2, तो इसको देखो ये आधा हो जाएगा। अब एक में से हाफ जाएगा, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, और हाफ अब 1 में से माइनस किया तो उसका साइन आ गया, यानी a2 की वैल्यू जो है हमारे पास -1/2 आ गई, -1/2 आ गई। ऐसे ही आप a3 फाइंड आउट कर सकते हो। a3 कैसे होगा, a + 2d, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 1/2। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, 2 × 2 2 × 2, तो ये कितना बच गया, -1 + 1, तो ये तो 0 हो गया भाई। तो a3 की वैल्यू आपकी 0 आ गई। ऐसे ही a4 निकाल लेना है। a4 कैसे निकालेंगे, a + 3d, कैसे, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारी -1, d की क्या है 1/2, तो -1 प्लस ये 3 × 3 और /2, 3/2 हो गया। अब ये इसमें से माइनस कर दीजिए, जब ये 3/2 में से -1 करेंगे तो 1/2 बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा। देखो 3/2 इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, 3/2 का मतलब होता है 1.5, 3/2 का मतलब होता है 1.5। कैसे, 3/2 को हम ये भी तो लिखते हैं 1:1/2, ये लिखते हैं नहीं लिखते, 2 × 2 और 1 3, 3/2। तो आप ये देखो 1.5 में से अगर एक माइनस हो जाएगा तो आधा ही तो बचेगा, तो आधा मैंने बचा दिया। अब इसमें से माइनस कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव साइन है तो इसका पॉजिटिव साइन लगा दिया, इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या कहता है एनसीईआरटी से ही बात करते हैं। पहले एनसीईआरटी वाला कहता है कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। जो थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए। अब इसमें तो कुछ भी मुझे नहीं लगता ये किसी को परेशानी होगी ये वाला क्वेश्चन करने में। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई भी थर्ड क्वेश्चन का कोई भी पार्ट ले लेते हैं। सपोज करो लास्ट पार्ट ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड डेसिमल। ठीक है भाई। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। अब यही तो बताना है। अब इसमें कौन सा आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। फर्स्ट टर्म तो आपको नज़र आ ही रहा है कि 0.6 है, और डी आपको पता है क्या करना है, a2 - a1। तो a2 कितना है हमारा 1.7, a1 कितना है हमारा 0.6, तो माइनस कर देंगे, कितना आ गया 1.1।
तो डी की वैल्यू जो है वो 1.1 आ गई है। डी की वैल्यू जो है वो 1.1 आ गई है। आगे करते हैं। ये तो बात समझ में आ गई होगी, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा एनसीईआरटी का, वो क्या कहता है उसको समझने उसको समझते हैं। वो क्या कहता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मैं पहले फर्स्ट पार्ट से ही लेता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है कि 2,4,8,16। क्वेश्चन ही कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। क्वेश्चन ही कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड फर्स्ट थ्री टर्म्स। देखो कौन सी इसमें एपी है, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालो। देखो कॉमन डिफरेंस निकालना जो है, कॉमन डिफरेंस फाइंड तो हमें करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कॉमन डिफरेंस से ही हमें पता लगता है कि कोई एपी है कि नहीं है। कॉमन डिफरेंस से ही हमें पता लगेगा कि कोई एपी है कि नहीं है। कैसे पता लगेगा? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आपके पास कई तरीके हैं। A2 माइनस A1 भी कर सकते हो, A3 माइनस A2 भी कर सकते हो, A4 माइनस A3 भी कर सकते हो। तो आप देखो 4 माइनस 2, 8 माइनस 4, 16 माइनस 8। तो आप देखो हर बार जो आंसर है वो डिफरेंट आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस हर बार अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि ये एपी नहीं है। एपी वही होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये आप ध्यान रखनी है आपने बात, ये बिल्कुल क्लियर। चलो मैं कोई और अब थोड़ा ट्विस्टेड सा क्वेश्चन देखते हैं। कई बार प्रॉब्लम आती है ना बच्चों को, तो वो क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे सपोज करो माइनस वाला ये एक थर्ड पार्ट ले लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? कहता है -1.2 कोमा -3.2 डेसिमल 2, यानी कि -5.2 कोमा -7.2। ये 5 है भाई, कभी कुछ और समझो। ये लो, ठीक है। अब इसमें बताना ये एपी है कि नहीं है, और एपी है तो इसकी 3 नेक्स्ट टर्म भी निकाल लें। इसमें भी निकाल सकते हैं आप, मैंने अभी निकाली नहीं वैसे। A1, A2, A3 कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। A प्लस में 0D, यानी कि ये तो A की वैल्यू होगी, A प्लस 1D और A प्लस में 2D, ठीक है। लेकिन इसमें आप निकालेंगे नहीं। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि इसमें ये एपी नहीं है, इसलिए नहीं निकाली मैंने, इसलिए फाइंड आउट नहीं की। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें A की वैल्यू कितनी है? A1 कितना है? -1.2। D की वैल्यू क्या होगी? पहले तो D की वैल्यू हमें पहले तो पता करना पड़ेगा ना भाई, एपी है कि नहीं है। एपी है तो हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स, वरना नहीं करेंगे। सो हम पहले फाइंड आउट करते हैं A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2। तो A2 में से A1 माइनस करेंगे। देखो -3.2 है, फिर माइनस किया इसमें से -1.2। तो देखो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ज़्यादातर गलती कर देते हैं बच्चे। इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये देखो -3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा भाई, ये 1.2 हो गया। अब आप ये देखिए, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस हो जाएगा। 3.2 में से 1.2 माइनस आएगा तो 2 बचेगा, 2.0। और इसमें से माइनस किया है तो इसका साइन माइनस का है तो माइनस का। यानी कहने का मीनिंग ये है कि डी की वैल्यू इसमें -2 आ रही है। आ रही है। तो अब आगे हम क्या करेंगे? दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों तरीकों से सेम आता है, अगर कॉमन डिफरेंस दोनों तरीकों से सेम आता है, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो गिवन डाटा है, जो गिवन सीक्वेंस है, सीरीज है, ये एपी है। तो हम कैसे करेंगे? -5.2 -3 डेसिमल
तो देखो -5.2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सेम ये भी -2 आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जो गिवन डाटा है वो एपी है, गिवन डाटा एपी है। तो अब हमें क्या करना है, 3 टर्म्स निकालनी है। तो A1 तो आपके पास ऑलरेडी आ ही गया, A1 तो आपके पास ऑलरेडी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, नेक्स्ट 3। तो A1 तो आपके पास है ही, कितना है -1.2, और D आपके पास ऑलरेडी आ गया, दैट इज -2। तो आपको अगर नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है तो देखो हमें कितनी दे रखी है, 1 2 3 4। अब आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है, कितनी, कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा दिया, A+4D। मैंने आपको बताया था अगर A5 है तो एक कम करके लिख देते हैं, A4 है तो एक कम करके लिख देते हैं A+3D। तो यहाँ पे भी एक कम करके लिख दिया, तो A की वैल्यू कितनी है, -1.2, और D की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जब हम सोल्व करेंगे 4 2 8, प्लस माइनस माइनस हो गया, देखो A प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का साइन है। अब 8 और -1.2, तो ये आ जाएगा भाई -9.2। तो A5 की वैल्यू जो है -9.2 आ जाएगी। इसी तरीके से A6 भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, A7 भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे लगता है इतनी बात तो आपको क्लियर कट समझ में आई होगी। ठीक है, इसे उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे थे 5.1 का, NCERT 5.1 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। फिर मैं उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्लियर कट हो जाएंगे। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ना आता हो, हर टाइप का क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसका हम फिफ्थ पार्ट करते हैं, जो थोड़ा मुझे डिफरेंट नज़र आ रहा है। इसमें हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो बच्चों को, तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी करवा के दिखाता हूँ कैसे करना है। ये रूट वाला क्वेश्चन है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं कई बार, तो आप ये देख लीजिए कैसे करना है। कई बच्चे क्या होता है, रूट वगैरह देख के बड़ा घबरा जाते हैं। देखो ये इसमें कुछ भी नहीं है, हमें वही D निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, तो 3 प्लस √2 माइनस 3। तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, तो √2 बच गया। ऐसे ही दोबारा D निकालेंगे, A3 माइनस A2। तो A3 है हमारे पास 3 प्लस 2 √2, और माइनस A2 है हमारे पास 3 प्लस √2। तो देखिए 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस, देखो ये वाला साइन अगर अंदर जाएगा, अगर ये अंदर एंटर करेगा, ओपन करेंगे हम ब्रैकेट को, तो ये इसको भी माइनस का कर देगा, इसलिए मैंने इधर माइनस लगा दिया। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 में से 1 √2 माइनस होंगे, तो √2 बच जाएगा। तो इस कंडीशन में भी √2 ही आंसर आ रहा है, यहाँ पर भी आपका √2 आंसर आ रहा था। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारी AP है। इसका मीनिंग क्या है, ये हमारी AP है। तो अगर AP है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी है, 1 2 3 4, A5 निकालना है, यानी A5 निकालना है। तो A5 कैसे निकलेगा, A+4D। तो A+4D निकालने के लिए A की वैल्यू क्या है 3, प्लस D की वैल्यू क्या है, √2। तो ये हो गया भाई 3 प्लस 4 √2। ऐसे ही A5 जो होगा, इससे A5 जो होगा वो A5 तो हमने निकाल दिया, A6 जो होगा वो हो जाएगा 3 प्लस 5 √2। ऐसे A7 जो होगा वो हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। तो ये स्टोरी है इस वाले क्वेश्चन की। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो डेसिमल वाला है, डेसिमल वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। 6th पार्ट क्या कहता है, 0.2, 0.22, 0.222, 0.222। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। आगे की 3 टर्म्स पूछी हुई है, अगर ये AP है कि नहीं है। देखो ये मुझे क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये AP नहीं है। कैसे नहीं है,
डी अगर हम निकालेंगे, डी अगर हम निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो देखो भाई 0.22 में से 0.2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस कर देते हैं ना, माइनस करेंगे ना, कितना बचेगा, देखो 2 में से 2 ये वाले जाएंगे तो 0, तो 0.02 बचेगा, कितना बचेगा 0.02। इसको करके भी देख सकते हो आप, इस टाइप से करके भी देख सकते हो, ये जो है ऐसा बचेगा। अब हम दूसरे से निकाल के देखते हैं, d इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो 0.222 माइनस 0.22 ये हो गया। तो अब इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरह से कुछ नजर आएगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है ना, तो डेसिमल के डेसिमल नीचे, और ये यहाँ पे कुछ नहीं था, 0 लगा सकते हो, तो ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। तो देखो दोनों कंडीशन में जो d की वैल्यू है ना वो डिफरेंट आ रही है, दोनों कंडीशन में d की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो ये जो है AP नहीं है, तो ये AP नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन करना है, इस टाइप का क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ तो आपको एकदम और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, एकदम क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके पास वेरिएबल है, अगर आपके पास वेरिएबल है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में वेरिएबल से भी पूछ लिया जाता है। सपोज करो 2a हो गया, फिर 3a हो गया, 4a हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये AP है कि नहीं है, तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए। जब डिफरेंस निकालोगे तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 3a में से 2a जाएंगे तो कितना बचेगा, 1a बचेगा। 4a में से 3a जाएंगे तो कितना बचेगा, 1a बचेगा। तो आप बिना देखे ही, यानी सॉरी बिना देखे कह रहा हूँ मैं, बिना कैलकुलेट किए ही आप इसमें बता सकते हैं कि कोई आपको गिवन डाटा AP है कि नहीं है, गिवन डाटा AP है कि नहीं है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, आपकी NCERT का है। जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का 12th पार्ट मैं आपको करा के दिखाता हूँ। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए मैं यही वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। देखो √2, √8, √18, √32 ये क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है कि ये AP है कि नहीं है, ये AP है कि नहीं है। बहुत आसान है, देखो आपको ये √2 नज़र तो आ रहा है, लेकिन आपने ये वाला, इस वाले डाटा को ध्यान में नहीं दिया। जो √8 होता है ना, जो √8 होता है, √8 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 ये फैक्टर होंगे। इसका मतलब क्या है, एक पेयर बन रहा है तो मैं इसको 2√2 लिख सकता हूँ। पेयर बनता है तो बाहर आ जाता है ना, तो ये बाहर आ गया, एक √2 बच गया। तो √8 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से √18 को मैं 3√2 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से √32 को मैं 4√2 लिख सकता हूँ, सॉरी 4√2 लिख सकता हूँ। तो √2, 2√2, 3√2, 4√2 आप देख रहे होगे, इनमें कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये AP है, इसका मतलब ये AP है। √18 को भी करके दिखा देता हूँ, पता लगा, ये भी नहीं पता लगा आप लोगों को। देखो 2 3 जा 6, 3 जा 18 ऐसे होता है। देखो इसका पेयर बन रहा है, पेयर आ गया, 3 आ गया बाहर, अंदर आ गया 2, तो इसका मतलब क्या है, √18 को मैं 3√2 लिख सकता हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में है। अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का की मतलब ज़रूरत है इस वाले चैप्टर में, कोशिश करेंगे, फिर आगे देखते हैं। और कुछ छोड़ना नहीं है इस चैप्टर में आगे, और बाकी कल मिलते हैं।